हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम समाजशास्त्र के अंतर्गत एक नए टॉपिक को समझेंगे जो है संस्कृतिकरण। जाति व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण जाति की स्थिति सबसे ऊंची मानी गई है, सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और हरिजनों और अस्पृश्य की सबसे निम्न मानी गई है। जाति व्यवस्था के इन दोनों छोरों के मध्य सैकड़ों हजारों ऐसे जातीय समूह पाए जाते हैं जो अपने आप को देश के अलग अलग भाग में एक दूसरे से ऊंचा या नीचा मानते हैं। जातीय समूह के रूप में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने या फिर किसी उच्च जाति के समान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की दृष्टि या निम्न और मध्य स्तर की जातियों में किसी उच्च जाति या जाति के जीवन के तरीके या संपूर्ण जीवन की विधि के अनुकरण करने की प्रविधि पाई जाती है। इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए ही डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास जी ने संस्कृतिकरण नामक अवधारणा प्रस्तुत किया। इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में हम जानेंगे। पहले हम संस्कृतिकरण के अर्थ और परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए, डॉक्टर श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन्स एंड सोसाइटी अमॉन्ग द करेज ऑफ साउथ इंडिया में जाति की गतिशीलता की प्रक्रिया में व्यक्त करने हेतु संस्कृतिकरण की प्रत्यय का प्रयोग किया। उन्होंने लिखा है कि जाति प्रथा उस कठोर प्रणाली से काफ़ी दूर है जिसमें प्रत्येक घटक जाति की स्थिति हमेशा के लिए निश्चित कर दी जाती है। जाति प्रथा में गतिशीलता हमेशा से ही बनी रही है और खास कर मध्य जातियों में। श्रीनिवास जी ने संस्कृतिकरण को सबसे पहले जो परिभाषा लिखा था उसमें लिखा था कि एक निम्न जाति एक या दो पीढ़ी में शाकाहारी बनकर, मद्यपान को छोड़कर और साथ ही अपने कर्मकांड और देवगण का संस्कृतिकरण मतलब हसरण की प्रणाली में अपनी स्थिति ऊंचा उठाने के समर्थन को करते हैं, मतलब प्रयास करते हैं अपने आप को ऊंचा उठाने। संक्षेप में अगर हम कहें तो ब्राह्मण की प्रथाओं, अनुष्ठानों और विश्वासों को अपना लेते हैं। प्रोफेसर श्रीनिवास ने अपनी इस परिभाषा में बाद में चलकर संशोधन किया और इसे पुनः परिभाषित करते हुए लिखा है, संस्कृतिकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या फिर कोई अन्य समूह जिसकी उच्च और प्रायद्वीप जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, अपने कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को बदलता है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तन के बाद निम्न जातियां संस्करण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त है उसे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है और साथ ही बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में एक दो पीढ़ी तक तो दावा वो करते ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद उसे स्वीकृति भी मिल जाती है कि हाँ, ये इसी जाति का है। संस्कृतिकरण की पहली परिभाषा की तुलना में दूसरी परिभाषा अधिक व्यापक है क्योंकि इसमें संस्कृतिकरण के केवल ब्राह्मणीय आदर्श को नहीं बल्कि अन्य आदर्शों को भी सम्मिलित किया गया था, जबकि पहली परिभाषा में ब्राह्मणीय आदर्श को ज़्यादा महत्व दिया गया था। अब हम संस्कृतिकरण की कुछ विशेषताओं को समझ लेते हैं जिसके कारण हमें और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि संस्कृतिकरण की आखिर अवधारणा है क्या। देखिए, पहले तो संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से है। जब निम्न जातियाँ द्विज जाति या प्रभु जाति की प्रथा, परंपरा, देवी देवताओं और जीवन शैली को अपना लेते हैं और साथ ही उच्च उठने का प्रयत्न करते हैं तो उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। दूसरा ये कि संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, संस्कृतिकरण केवल हिंदू जाति तक ही सीमित नहीं है बल्कि जनजातियों और अर्ध जनजातीय समूहों में भी ये प्रक्रिया पाई जाती है। वहीं चौथा ये है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध किसी एक परिवार से नहीं बल्कि एक समूह से होता है कि एक समूह ही अपने आप को परिवर्तित करने लगता है। पांचवा पॉइंट में बताते हैं समाजशास्त्री की संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं, यानी कि ये नहीं है कि केवल ब्राह्मण जाति के ही संस्कारों को लोग अपनाते हैं। क्षत्रिय, वैश्य या फिर जिस स्थान में जिस जाति प्रथा को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, निम्न वर्ग के लोग उसी जाति प्रथा को अपनाने लगते हैं। इसके साथ छठे पॉइंट में समाजशास्त्री लिखते हैं कि जब किसी जातीय समूह का संस्कृतिकरण होता है तो वह किसी उच्च जाति की प्रथाओं और जीवन पद्धति को ही नहीं अपनाती बल्कि संस्कृति, साहित्य में उपलब्ध जो कुछ नवीन विचारधारा या मूल्य होते हैं उन्हें भी वे स्वीकार करते हैं। इसके साथ सातवें पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि भारतीय इतिहास के प्रत्येक काल में देखने को मिलती है।
श्रीनिवास ने वैदिक काल से लेकर आज तक के समय में विभिन्न जातियों द्वारा उच्च उठने के प्रयासों को अनेक उदाहरणों द्वारा उन्होंने उल्लिखित भी किया है। इसी साथ 8वें पॉइंट में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बतलाते हुए लिखते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा सामाजिक पद में परिवर्तन के लिए निम्न जाति 2 या 3 पीढ़ी पहले से ही अपना संबंध किसी उच्च जाति से जोड़ने लगती है। 9वें पॉइंट में बताते हैं कि डॉक्टर योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अग्रिम सामाजिकरण कहते हैं, यानी कि इसमें एक निम्न जाति किसी उच्च जाति की संस्कृति को इस आशा से अपनाती है कि उसे इस जाति में सम्मिलित कर लिया जाएगा। 10वें पॉइंट में बताते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचक है, यानी कि इसको और स्पष्ट बताते हुए समाजशास्त्री मिल्टन ने भी लिखा है कि एम.एन. श्रीनिवास का संस्कृतिकरण का सिद्धांत भारतीय सभ्यता में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रत्येक विस्तृत और एक तरह से विस्तृत रूप से स्वीकृत मानव शास्त्रीय सिद्धांत है। और 11वें पॉइंट में लिखते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जातियों की इस महत्वाकांक्षा और प्रयत्न की सूचक है कि वे उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाएं और अपनी जातीय स्थिति को ऊंचा उठाएं। 12वें पॉइंट में लिखते हैं कि श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक दो तरफा प्रक्रिया है, यानी कि इसमें सदैव ही निम्न जाति या उच्च जाति की संस्कृति को ही ग्रहण नहीं किया जाता है, बल्कि उच्च जाति भी निम्न जातियों की कुछ संस्कृति को या कुछ तत्वों को ग्रहण करती है। 13वें पॉइंट में लिखते हैं कि डॉक्टर योगेंद्र सिंह इस विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि निम्न जाति उच्च जाति का पाप पुण्य धर्म कर्म माया मोक्ष आदि सभी विचारों को अपनाती है, तो इस तरह से ये विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है। इसी के साथ एक पॉइंट और लिखते हैं संस्कृतिकरण की विशेषता को बताते हुए समाजशास्त्री कि संस्कृतिकरण अनेक विचारधाराओं का एक गुच्छा है, यानी कि ये अनेक अवधारणाओं का एक गुच्छा है। इसमें ब्राह्मणीकरण और संस्कृतिकरण, अग्रिम समाजीकरण, अनुकरण आदि सभी अवधारणाओं के अंग मौजूद होती हैं। तो इस तरह से संस्कृतिकरण की विशेषता को समाजशास्त्रियों ने बताया। अब हम संस्कृतिकरण के आदर्श को भी समझ लेते हैं। देखिए, श्रीनिवास ने शुरू में संस्कृतिकरण के ब्राह्मणीय आदर्श का उल्लेख किया। कुछ समाजशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की। वास्तविकता तो ये है कि संस्कृतिकरण के आदर्श हमेशा ही ब्राह्मण ही नहीं होते हैं, क्योंकि समाजशास्त्री पोकाक ने संस्कृतिकरण के क्षत्रिय आदर्श के अस्तित्व की भी चर्चा की है। और समाजशास्त्री मिल्टन सिंह ने भी बताया है कि संस्कृतिकरण के 1 या 2 आदर्श नहीं पाए जाते, बल्कि 4 होते हैं। 4 नहीं होते हैं तो कम से कम 3 तो आदर्श ज़रूर ही मौजूद हैं। देखिए, प्रथम जो 3 वर्ग के लोगों को द्विज हम कहते हैं, उनको उपनयन संस्कार होता है और इन्हें वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने का अधिकार होता है, जिनमें वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। श्रीनिवास के अनुसार द्विज वर्ण के ब्राह्मण इन संस्कारों को पूरा करने के संबंध में सबसे अधिक सावधान व सचेत होते हैं और इसलिए दूसरों की अपेक्षा इन्हें संस्कृतिकरण का उत्तम आदर्श माना जाता है। इसी के साथ श्रीनिवास ने अवलोकन के आधार पर बताया है कि द्विज की व्यापक श्रेणी में कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिनकी जीवन पद्धति काफ़ी संस्कृतिकृत है, जबकि कुछ अन्य जातियों का संस्कृतिकरण कम हुआ है या फिर हुआ ही नहीं है। यानी उन्होंने पूरी तरह से अपने अंतर्गत इन द्विज जातियों की जो संस्कृति है उसे ग्रहण नहीं कर पाए हैं। प्रभुत्व संपन्न कृषक जातियां अनुकरण के स्थानीय आदर्श प्रस्तुत करते हैं और जैसा कि पोकाक और सिंगन ने अवलोकन किया है, ऐसी जातियों के माध्यम से क्षत्रिय और अन्य आदर्श को अपनाया गया है। यानी कि यहाँ पे पोकाक और सिंगर ये कहना चाहते हैं कि जिस स्थान में यानी कि कोई क्षेत्र विशेष है, वहाँ पे जो भी संपन्न जाति होती है उन्हीं की संस्कृति या फिर उन्हीं का अनुकरण निम्न जातियाँ करने लगती है। यदि स्थानीय प्रभु जाति ब्राह्मण या है तो वहाँ की संस्कृतिकरण का आदर्श ब्राह्मण होगा, लेकिन अगर वहाँ की स्थानीय जाति राजपूत है तो वहाँ के लोग राजपूत संस्कृति को ज़्यादा अपनाएंगे, अगर वैश्य है तो वैश्य को अपनाएंगे। इस प्रकार से हमें संस्कृतिकरण के प्रमुख
चार आदर्श देखने को मिलते हैं। पहला ब्राह्मणीय आदर्श, दूसरा वैश्य आदर्श, तीसरा क्षत्रिय आदर्श और चौथा स्थानीय प्रभु जाति आदर्श। तो इस तरह से संस्कृतिकरण के ये चार आदर्श देखने को हमें मिलते हैं।